प्यारे बच्चों, बात कहानी हर चीज एक ही जगह से शुरू होती क्या कि अभी पढ़ के 95% लाया जा सकता है। तो बिल्कुल बेटा इसका आंसर है 95% लाया जा सकता है, लेकिन एक प्रॉपर बढ़िया रोड मैप और ब्लूप्रिंट के साथ। तो प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ डिस्कस करने चल रहा हूं एक प्यारा सा रोड मैप, एक प्यारा सा ब्लूप्रिंट जिसके थ्रू आप 95% स्कोर कर सकते हो। लेकिन आपको वीडियो में बने रहना और जितनी बातें मैं बता रहा हूं उनको फॉलो करना है। तो प्यारे दोस्तों, आप यहां हमारे साथ देखोगे पहले रिवर्स तरीके से कि कैसे 2025 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। तो दोस्तों यहां पे मैं आपको पहले बताता हूं कि जो 2025 का हमारा एनालिसिस है दोस्तों, या फिर अब पिछले ईयर के एनालिसिस है। आप यहां पे देख सकते हो कि आपका चैप्टर नंबर 1 प्रायोरिटी पे है, टॉप पे, जबकि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, हमारी पढ़ाई के अकॉर्डिंग लिखा रहता है कि ये 8 मार्क्स का आता है। लेकिन दोस्तों है क्या, देखो चैप्टर 1 हमारे पास है, रिवर्स में हम समझ रहे हैं कौन सबसे ज्यादा अंक के पूछे गए क्वेश्चन से, कौन सबसे ज्यादा मार्क्स से पूछे गए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो चैप्टर जो हमारा 1 नंबर का है, यहां से 10 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, 260 पूछे गए हैं दोस्तों। 260 का मतलब आप समझ रहे हो, 2 मार्क्स के 260 क्वेश्चन। एंड देन दोस्तों जो लॉन्ग पूछे गए हैं वो एक पूछा गया, कुल मिला के 19 नंबर, मतलब इलेक्ट्रो, आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है दोस्तों। इसके बाद रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, भाई अमेजिंग, हमेशा से बढ़िया स्कोरिंग चैप्टर रहा है। और ये पिछले ईयर का डाटा है दोस्तों कि ये आपसे पूछा गया कुल 18 नंबर का, जिसमें 7 एमसीक्यू आए हुए हैं और साथ में 2 नंबर वाले 3 क्वेश्चंस आए पड़े हैं साथियों। फिर 3 नंबर पे था हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि है भी 3 नंबर पे और अपने आप को बरकरार रख रहा है। हमें 10 एमसीक्यू दिया, 60 नहीं आए दोस्तों 2 मार्क्स वाले, बट हाँ लॉन्ग में एक आया था, तो 15 नंबर का इसका वेटेज था दोस्तों। इस तरह से आप देख सकते हो अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। और ये सारे चैप्टर बेटा आप सारे लोग इसको देख लेना, इस एनालिसिस पे चलते रहना कि इस प्रायोरिटी पे हमारा पिछले साल का पेपर आया हुआ है। तो ये बात तो कंफर्म है कि पैटर्न कुछ ऐसा ही फॉलो होने वाला है। और आगे के जो बचे चैप्टर हैं इनकी प्रायोरिटी कुछ ऐसी है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा से कमजोर रहता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हमेशा से हमें टाइम नहीं देना है। तो टाइम हमें सेट करके रखना है। पहले नंबर वाले चैप्टर को प्रॉपर रे ऑप्टिक्स ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को अच्छा टाइम देना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी अल्टरनेटिंग करंट को हल्के में मत लेना। फिर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, वेव ऑप्टिक्स, और फिर डुअल नेचर एंड रेडिएशन ने तो बवाल ही काट दिया। 11 नंबर का चैप्टर, 11th नंबर वाला चैप्टर 11 नंबर का टोटल पूछ लिया। और दोस्तों इस तरीके से हमें लीस्ट प्रायोरिटी देनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, एटम को, ठीक है ना। कम्युनिकेशन सिस्टम भी हमें 4 मार्क्स ही दे पाया था दोस्तों। ये तो पिछले साल का एनालिसिस है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो अपने आप में सच में अमेजिंग है। आपको क्या करना, पेन कॉपी लेके हर चैप्टर से कहां से एमसीक्यू पढ़ना है, कहां से सब्जेक्टिव करना है और कहां से लॉन्ग करना है, ये हर एक चैप्टर, हर यूनिट से मैं आपको चीजें बताने चल रहा हूं। तो पहले 2 चैप्टर में आपको क्या करना है प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, दोस्तों देखो आपको सिंपल कूलाम्स लॉ, ठीक है ना, फोर्स फार्मूला, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ना है, परमिटिविटी पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टी पढ़ना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ना है, टार्क पढ़ना है, डाइपोल पढ़ना और गॉस थ्योरम पढ़नी दोस्तों, ठीक है ना, गॉस लॉ पढ़ना है साथियों। अगर इसकी बात करूं कि सार्ट के लिए किसको आपको ध्यान से देखना है, तो सार्ट के लिए आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसआई यूनिट, आप ये 60 चीजें देख सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसकी एसआई यूनिट, स्टेट एंड एक्सप्लेन, गॉस थ्योरम, ठीक है। What is dielectric constant? Define capacitance and write its formula, series and parallel. What is equipotential surface? What happens to capacitance when dielectric inserted? मैं exactly नहीं कह रहा हूं कि सेम क्वेश्चन आएंगे, बट जो आपके क्वेश्चन रहेंगे सेम बिलोंग करेंगे, इसी डोमेन से बिलोंग करेंगे, इसी तरह के आपके क्वेश्चंस रहेंगे। मतलब आप सब्जेक्टिव के लिए पहले दूसरे चैप्टर से इन्हें फॉलो करोगे दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है, तो लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों आपको डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल कंडीशन एंड इक्वेटोरियल लाइन पे आपको कंप्लीट तैयार करना है। कैपेसिटेंस डिराइव करना है विद एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक, जब दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक रखा हो, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा हो, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फार्मूला डिराइव करना है। साथ में दोस्तों डिराइव करना पोटेंशियल एनर्जी, आप चार्ज सिस्टम मतलब हाफ CV स्क्वायर, आप इस रेफरेंस में इसको डिराइव करोगे। और ये रिलेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, E इज इक्वल टू माइनस dV/dx। दोस्तों अगर मैं अगले चैप्टर पे आ जाऊं, मतलब मैं आ जाऊं इलेक्ट्रोस्टैटिक के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं दोस्तों, ये वो टॉपिक है जो अब की बार एग्जाम में एग्जामिनर के फेवरेट होने वाले हैं। कौन कौन से हैं? कूलाम्स लॉ, फोर्स फार्मूला, ये बातें मैंने आपके साथ कर ली है और ये आप इनको एक बार देख सकते हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोस्तों, ठीक है।
मैं बात करता हूं दोस्तों अब चैप्टर 2 मतलब यूनिट 2 के टाइप से बात करता हूं। एमसीक्यू के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे डेफिनेशन ऑफ करंट, ड्रिफ्ट, वेलोसिटी और मोबिलिटी, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, रिलेशन बनते हैं। ये रिलेशन आई बराबर एनईडी में इधर उधर करके पूछा जाता है। ये पिछले कई सालों के एनालिसिस के बाद है बेटा कि यहां से इधर उधर करके चीजें पूछी जाती, कभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कभी करंट डेंसिटी, और ये चीजें मिक्स होती रहती हैं। ओम्स लॉ और उसका ग्राफ, ठीक है ना, ग्राफ से आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन आए हैं जहां पे tan थीटा हमारा आ जाता है। दोस्तों यहां पे रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर डिपेंडेंसी, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, किरचॉफ लॉ, जंक्शन लूप और व्हीट स्टोन ब्रिज, प्रिंस मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अब दोस्तों यहां से ना अगर मैं आपके लिए बात करूं कि सार्ट के लिए आप क्या पढ़ोगे, तो सार्ट के लिए आप आई बराबर एनईए वीडी वाला जो रिलेशन है वो आप कंप्लीट रखो। डिफाइन रेजिस्टिविटी एंड इट्स एसआई यूनिट, और व्हाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, स्टेट किरचॉफ्स लॉ, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, और साथ में दोस्तों कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। ये वो टॉपिक्स हैं वो जो सच में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आपकी तैयारी को 95% कन्वर्ट करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है दोस्तों, आपको अगर मैं बात करूं यहां से लॉन्ग क्या करोगे, तो लॉन्ग बस सिंपली आप व्हीट स्टोन ब्रिज का पढ़ोगे, मीटर ब्रिज पढ़ोगे, कंपेयर करना ये वाला, और डेराइव रिलेशन R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, मतलब ओम्स लॉ से जो हमारा कन्वर्जन होता है वहां से आप ये सीखोगे। दोस्तों देखो अब आपको मैं अगर अगली बात बताऊं, मैग्नेटोस्टैटिक्स, इसमें चैप्टर 4 और 5 इंक्लूडेड हैं। तो आपके एमसीक्यू टाइपिक हैं बायो सेवर्ट लॉ और राइट हैंड रूल, यहां से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और फोर्स ऑन मूविंग चार्ज F बराबर QVB साइन थीटा, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इंपॉर्टेंट है, F बराबर IBL साइन थीटा, और साथ में टार्क ऑन क्वाइल, मैग्नेटिक डाइपोल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप, सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। ये अगेन मैं बता रहा हूं एक्सिस पे और साथ में दोस्तों सेंटर पे, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ससेप्टिबिलिटी, परमेबिलिटी, इन सबसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। अर्थ मैग्नेटिज्म से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। कभी जो हमारा बनता है ज्यादातर कि डीप एंगल कहाँ होता है सरफेस पे, मतलब पोल पे क्या होता है, पोल पे हमारा 90 हो जाता है, इक्वेटर पे हमारा 0 हो जाता है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। अगली बात अगर मैं बात करूं 60 सब्जेक्टिव में क्या श्योर है जिससे बहुत ज्यादा संभावना है पूछे जाने की क्वेश्चन, डिफाइन मैग्नेटिक परमेबिलिटी, व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड एक्सप्लेन मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। साथ में दोस्तों स्टेट प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, आप डाया और पैरा दो और इंक्लूड कर लो इसमें, और डिफाइन न्यूट्रल पॉइंट, व्हाट इज हिस्टेरेसिस कर्व। ये मैं बता रहा हूं हिस्टेरेसिस कर्व कब से इंपॉर्टेंट होने लगा है, जब से इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट और ये सारी बातें पूछी जाने लगी हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट की, क्योंकि दो दो को मैं इंक्लूड करके लेके चल रहा हूं दोस्तों, ये एक्चुअली चैप्टर नहीं है, यूनिट वाइज आप बात कर सकते हो। तो यहां से दोस्तों जो पूछा जाएगा आपका क्वेश्चन, फैराडे लॉ, लेंज लॉ, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। मैं जितने पॉइंट्स को बता रहा हूं आप अपनी कॉपी पे लिख लो, ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ईडी करंट और इसका एप्लीकेशन, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, करंट और फ्रीक्वेंसी, पावर फैक्टर और इंपीडेंस, दोस्तों रेजोनेंस और एलसीआर सर्किट स्पेशली, और यहां पे ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल और एसी जनरेटर की वर्किंग। दोस्तों ये सब इंपॉर्टेंट है। 60 के लिए आप याद रखना, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन पूछी जाएगी, ईडी करंट की डेफिनेशन पूछी जाएगी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रिलेशन या इनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस इन एलसीआर सर्किट, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर की वर्किंग और एलसीआर सर्किट के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। डिफाइन इंडक्टेंस और इसकी यूनिट जो हेनरी होती है। ठीक है दोस्तों, अब इंडक्टेंस में आपको सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों तैयार करना है। दोस्तों अगर हम अगली बात करें तो लॉन्ग सब्जेक्टिव के लिए बेटा आप सभी को रेडी रखना है डेराइव ईएमएफ इंड्यूस्ड इन रोटेटिंग कॉइल, एसी जनरेटर का जो हमारा होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और इसके साथ साथ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और एवरेज वैल्यू की आपको डेरिवेशन आना चाहिए। डेराइव कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट, आपको पता है कि यह बराबर 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेराइव एक्सप्रेशन फॉर पावर फैक्टर, मतलब P बराबर VRMS IRMS cos फाई वाला जो है वो डेरिवेशन आपको कंप्लीट रखना है। साथियों अगर हम अगली बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बहुत हल्के में हमें इसे पढ़ना, बट डिस्प्लेसमेंट करंट, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा का फेवरेट रहा है, राइट टू यूजेज ऑफ माइक्रोवेव, एक्स रे, और ऐसे आप अगर कोशिश करो तो सारी रेज का याद कर लो, सारे EMW का याद कर लो तो बेटर रहेगा, पर ये हॉट टॉपिक्स हैं। दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं कि
चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लॉन्ग से संभावना है तो बहुत कम, ओनली 60 एमसीक्यू, ठीक है ना। अब इसी के लिए तैयार करना, लॉन्ग के लिए बहुत कम चांसेस है। दोस्तों अगला आता है हमारे पास चैप्टर रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। सबसे ज्यादा वेटेज इसका है दोस्तों, ठीक है ना। इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और मतलब इसमें हमारा स्नेल्स लॉ भी आ जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्नेल्स लॉ, बातें हम इसमें कर चुके हैं। मिरर और लेंस फार्मूला ये आप एक बार देख सकते हो, लेकिन लेंस फार्मूला इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टीआईआर हमेशा पूछा जाता है, उसकी कंडीशन और क्रिटिकल एंगल, डिस्पर्सन एंड स्पेक्ट्रम, पावर ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, आपको ये मैंने बताया है। प्रिज्म और मिनिमम डेविएशन, हाइगेन्स प्रिंसिपल से, सेकेंडरी वेवलेट के प्रिंसिपल से रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करना भी आपसे पूछा जा सकता है। एंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और इससे फ्रिंज विड्थ निकालना, साथ में दोस्तों डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये जो बेसिक बात है, स्पेशली पोलराइजेशन, पोलराइड का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों अगर मैं अगली बात करूं, 60 के लिए आप क्या क्या तैयार रखोगे, तो आप डिफाइन फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ लेंस, व्हाट इज टीआईआर, इसके कंडीशन और एप्लीकेशन, जैसे स्पेशली ऑप्टिकल फाइबर में स्नेल्स लॉ पूछा जा सकता है। डिफाइन इंटरफेरेंस एंड फ्रिंज विड्थ, ठीक है, साथ में डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये हार्ड टॉपिक है दोस्तों। डिफाइन पोलराइजेशन एंड गिव इट्स यूज, आप एक यूज नहीं 4-5 यूज एटलीस्ट तैयार रखो। साथियों अगर मैं आपसे बात करूं कि डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू से, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसके लाज से जो बीच से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी का क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। अभी मैंने रिसेंट में एक क्वेश्चन कराया था, बिहार बोर्ड में पूछा गया, कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। काइनेटिक एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ता है, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, ये सारी चीजें यहाँ से, मतलब हमारे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, ये सारी चीजें यहाँ से इंपॉर्टेंट है। तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इसके जो लाज है वहां से पॉइंट बन सकते हैं। आइंस्टीन का इक्वेशन आप तैयार कर लो, डिराइव कर लो उसको। वर्क फंक्शन जो आपका है, ये इसकी डेफिनेशन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप एक बार इनको डिफाइन करोगे प्रॉपर। स्टॉपिंग पोटेंशियल, दे ब्रॉगली वेवलेंथ और रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड वेवलेंथ, तो बेटा ये सबसे ज्यादा हार्ड टॉपिक है। और यहां से अगर मैं सच में बात करूं कि क्या हमारा 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, वर्क फंक्शन पूछा जा सकता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। राइट आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आ सकता है, उसका मतलब बताना होगा आपको, उसका अर्थ एक्सप्लेन करना होगा दोस्तों। डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, अगेन इंपॉर्टेंट है। राइट एक्सप्रेशन फॉर दे ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्डा बराबर एच बाई पी या एच बराबर √2m क्यू कैपिटल वी, ये वाली बात दोस्तों। अगर मैं अगली बात करूं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के लॉन्ग में, तो लॉन्ग में संभावना तो कम है, पर आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन डिराइव करना और डिराइव दे ब्रॉगली लैम्डा बराबर एच बाई पी, या फिर राइट ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, सम टाइम शॉर्ट सम टाइम लॉन्ग, तो ये कभी कभी लॉन्ग में आ जाता है, कभी कभी ये शॉर्ट में आ जाता है। बेटा ये आपको मेंटेन करके रखना है। और एक बात याद रखना है, इसमें मैंने किस लिए टाइम दिया चैप्टर 11 में, क्योंकि 11 मार्क का पूछ लिया गया 25 में तुम्हारे, ठीक है, तो इसे हल्के में नहीं लेना दोस्तों। अगली बात अगर हम करें डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, तो यहां पे ये कौन सा हमारा एमसीक्यू टॉपिक, अच्छा ये हमारे कवर हो चुके हैं दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और एटम न्यूक्लियाई पे आते हैं। एटम न्यूक्लियाई पे अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहां पे आपको एक चीज समझना है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट और उसका मॉडल। तो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है साथियों, यहाँ पे रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है और उनका जो रदरफोर्ड का मॉडल है, जिसके 3-4 पॉइंट है, वो याद रखना आपको। बोहर के पास्टुलेट आप याद कर डालो, सीधा सीधा है, कौन से हैं हमारे, कि इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है, इसलिए वो चारों ओर चक्कर लगाता है, और उन्हीं ऑर्बिट में घूमता है जिनमें उसकी एनर्जी जो होती है, जिसमें घूमने की उसकी एनर्जी होती है, उसका एनर्जी लेवल होता है, उन्हीं में घूमता है, और जिनमें उनका एंगुलर मोमेंटम h/2 का होल मल्टीपल होता है, और इलेक्ट्रॉन जब जम करता है एक एनर्जी लेवल से दूसरे में, तो फिर ऊपर से जब नीचे आता है तो एनर्जी को इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो दोस्तों ये पास्टुलेट 3-4 इसके हैं, फटाक से याद कर लो। एनर्जी लेवल का आप डायग्राम समझ लेना, ठीक है, क्योंकि आपको जो है रेडियस और एनर्जी का nth ऑर्बिट में डेरिवेशन कर लेना, कि एनर्जी का जो डेरिवेशन होता है एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर, ठीक है, h स्क्वायर और बटे में पाई m जेड स्क्वायर, जितनी भी सारी बातें हैं यहाँ पे आप डिराइव कर लोगे, पाई m जेड स्क्वायर, ठीक है, बटे में एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से एनर्जी का और nth ऑर्बिट में और रेडियस का आप डेरिवेशन कंप्लीट कर लोगे, तब दोस्तों रेडियो एक्टिव डीके, कांस्टेंट, हाफ लाइफ, मीन लाइफ, बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, न्यूक्लियर रिएक्शन, फिजन और फ्यूजन, मैं जितना बता रहा हूं चैप्टर 13 को इन्हीं से आपको तैयार करना। रेडियो एक्टिव डीके, कांस्टेंट, हाफ लाइफ, मीन लाइफ, बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, न्यूक्लियर रिएक्शन में फिजन और फ्यूजन, उनके एग्जाम्पल और उनमें अंतर,
ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इतना अगर आप इतना तैयार रखते हो तो आप 95% को बस वास करना, अपने आप को मेंटेन करना है। मतलब लगातार इन चीज़ों को पढ़ते रहना है। ये जो आपको टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ बेटा, इन्हें लगातार पढ़ते रहना आपको, ठीक है? इनको ऐसा नहीं कि ऐसे छोड़ दिया एक बार पढ़ के, ठीक है दोस्तों? 60 के पॉइंट आप व्यू से बात करें तो देखो, रदरफोर्ड के मॉडल का लिमिटेशन तो कम पूछा गया, लेकिन आप यहीं पे ऐड कर लो, बोहर मॉडल के लिमिटेशन पूछे जाते हैं, रदरफोर्ड का भी पूछा जा सकता है। दोस्तों डिफाइन आइसोटोप आइसोबार, यहाँ के छोटे क्वेश्चन हो जाते हैं। हाफ लाइफ टाइम, डी के कांस्टेंट, और ये वाला रिलेशन जो ड्राइव करना रहता है इजी सा। एक्सप्लेन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व। देखो ये क्वेश्चन जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व है, बिना आपको इसके बारे में जानकारी लिए कोई भी आप मुंह नहीं खोल सकते हो। किसके लिए? फिजन के लिए और फ्यूजन के लिए। तो फिजन और फ्यूजन जो बेटा है, ये दोनों प्रोसेस तब एक्सप्लेन कोई कर सकता है जब उसको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के कर्व की जानकारी हो। नहीं तो फिर वो ऐसे ही बताए चला जा रहा है, क्योंकि बेटा फिजन हो या फ्यूजन हो, दोनों के लिए मास डिफेक्ट दोनों में आता है। और ये मास डिफेक्ट क्यों आता है? क्योंकि रिएक्शन से स्टेबल न्यूक्लियाई हमें प्राप्त करने की संभावना बढ़ती। तो ये चीज हमें आना चाहिए दोस्तों, ठीक है? तो इस जानकारी के साथ दो चीजों में इंक्लूड हो जाता है। अगला, अगर हम बात करें दोस्तों, डेराइव बोहर रेडियस और एनर्जी एक्सप्रेशन लॉन्ग में बन सकता है। डेराइव लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ये सोडी रदरफोर्ड लॉ जो दोस्तों है, बहुत शानदार, n इज इक्वल टू एन नॉट ई टू पावर माइनस लैम्डा टी। इसे आपको तैयार रखना है। ये लैम्डा टी लिखा हुआ दोस्तों यहाँ पे, ठीक है ना, लैम्डा टी लिखा हुआ। और डेराइव रिलेशन बिटवीन डी के कॉन्स्टेंट एंड हाफ लाइफ दोस्तों, ठीक है? तो इन चीजों को आपको परफेक्टली तैयार करना है। अब बात अगर करें दोस्तों सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है ना, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आप में शानदार है। और हमें इसमें क्या क्या तैयार करना है? क्लासिफिकेशन कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, जैसे उनकी एनर्जी बैंड के गैप के बेस पे हमें ये तैयार करनी परिभाषा इनकी, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन। और एनर्जी लेवल डायग्राम आना चाहिए। इंस्टेंजिक और एक्सटेंजिक सेमीकंडक्टर को हमें अच्छे से समझना चाहिए कि पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है, पी टाइप कैसे बनता है, एन टाइप कैसे बनता हो, पेंटावैलेंट किस में डाला जाता है, ट्राईवैलेंट किस में डाला जाता है, किस में डोनर होता है, किस में एक्सेप्टर होता है। ये सारी जानकारी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डोपिंग, एन टाइप, पी टाइप, पीएन जंक्शन की जो बायसिंग है, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्सिंग बायसिंग, वहां से क्वेश्चन आते हैं। डायोड की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आते हैं। वी आई जो कर्व होता है उसी को डायोड की करेक्टरिस्टिक कहते हैं, तो यहां से क्वेश्चन आते हैं। ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन, सीई, कॉमन इमिटर कॉमन बेस, यहां से पूछा गया। लॉजिक गेट और ट्रुथ टेबल, ठीक है दोस्तों। ये अब बात करते हैं सार्ट के लिए, तो ये अक्सर एक्सप्लेन करने को कहता है इंस्टेंजिक और एक्सटेंजिक, जिसे आपने थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। डिफरेंस बिटवीन एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर, व्हाट इज डिप्लेशन लेयर, और यहां से आपको निकालने को आता है कभी कभी पोटेंशियल डिफरेंस। और राइट ट्रस्ट टेबल ऑफ नैंड एंड नॉर गेट, व्हाट इज रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, पूरा कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों 60 सब्जेक्टिव। अगर लॉन्ग सब्जेक्टिव की बात करें, जो कि डेरिवेशन तो है नहीं इसमें, खैर, एक्सप्लेन पीएन जंक्शन डायोड और फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, साथ में एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर स्विच, एक्सप्लेन फुल वेव रेक्टिफायर, द लॉजिक सर्किट ऑफ एंड और नॉट गेट, एनपीएन पीएन की भी वर्किंग भी हमें आनी चाहिए दोस्तों। मैं यहाँ से आपसे कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, अगर आप इतना तैयार कर लेते हो तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। तो मैं 95% लाने वाले बच्चों की बात कर रहा हूं। इन टॉपिक्स को आप लिख लो बेटा। अगर इनका आप 50% भी कंप्लीट कर लोगे ना, तो आप एग्जाम में देखना कितने मार्क्स आपके आने वाले हैं। बस आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए दोस्तों। चैप्टर नंबर 10 को हल्के में नापते हैं, 7 नंबर, पिछले बार हालांकि 4 ही मार्क्स का आया था, लेकिन बेटा यहाँ पे ना एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, और स्पेशली मैं बता रहा हूँ एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज मॉड्यूलेशन में पूछा जाता कोई ना कुछ ही। पता लगा कि हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पूछ लिया या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पूछ लिया। मॉड्यूलेशन इंडेक्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों पड़ी? बैंडविड्थ और सिग्नल रेंज क्या होता है दोस्तों? प्रोपागेशन मोड, ग्राउंड, स्काई और स्पेस वेव जो होता है, ट्रांसमीटर और रिसीवर का ब्लॉक आइडिया आपको होना चाहिए। तो दोस्तों ये एमसीक्यू के बेस पे है, ठीक है ना। अगली बात अगर हम करें, 60 सब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। यस, डिफाइन मॉड्यूलेशन एंड इट्स नीड, डिफरेंस इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन, और आप ऐड कर लो इसमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन भी, फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एक्सप्लेन वेव प्रोपागेशन टाइप, जिसमें स्काई, ग्राउंड और स्पेस वेव प्रोपागेशन होता है, वो हमें समझना है, आ सकता है यहाँ से। डिफाइन बैंडविड्थ, बैंडविड्थ हमें डिफाइन करने आना चाहिए। राइट टू यूजेज ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इस तरह से जो हमारा है सैटेलाइट कम्युनिकेशन के 2 यूज हमें बताना है, ठीक है दोस्तों। तो ये सबसे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है दोस्तों। लॉन्ग का बहुत कम चांस है, बट अगर आपसे पूछा जा सकता है तो हो सकता है कि एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम कम्युनिकेशन सिस्टम विद फंक्शन, एक्सप्लेन एम्पलीट्यूड एंड मॉड्यूलेशन विद डायग्राम।
तो ये चीजें आपसे पूछी जा सकती। मैं उम्मीद करता हूं बेटा जितनी बातें मैंने बताई अगर आप 100% कवर करते हो तो मैं आपको दावा करता हूं आपको 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसमें वो सारे टॉपिक सम्मिलित हैं जो कि एक कमजोर बच्चे को या वो बच्चा जो सब कुछ पढ़ चुका है उससे एग्जाम में बहुत बढ़िया कर सकता है। दोस्तों अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, मैं जरूर आप सब की तैयारी इसी बेस पे कराऊंगा। मिलते हैं दोस्तों फिर हम किसी बहुत शानदार से सेशन में। ये आपको बेटा गाइड कर रहा है, ये जो ब्लूप्रिंट है ये आपको डायरेक्ट स्ट्रेटजिक ला रहा, मतलब डायरेक्ट आपको लड़ाई करने के लिए उतारा जा रहा है, ठीक है ना। इसमें कोई एनालिसिस नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चन है बेटा कि इन्हें प्रैक्टिस करके, इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करके पिछले 4-5 सालों में जितने भी लोग टॉपर बने हैं उन्होंने यहां से बहुत कुछ किया है, ठीक है दोस्तों। तो आप भी बढ़िया कर सकते हो, इसमें बहुत सारे सुधार के बाद मैंने इसे आपको रिप्रेजेंट किया है। तो मैं आशा करता हूं बढ़िया हो गए बेटा। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।